दर्शकों नमस्ते। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी कल्कि भगवान के बारे में और आपका आयुर्वेदा इमरजेंसी मैनेजमेंट पे कैसे काम करता है, अभी अगली वीडियो में इस बारे में बात करने वाले हैं। अभी हम जुड़ गए हैं वैद्य अनुपमा पात्र के साथ। तो मैम जो है अभी बाबा यूनिवर्सिटी के अंदर एचओडी शाला के तंत्र का जो है पदभार संभाल रहे हैं। तो अभी मैम आपको आज के जो वीडियो है हमारा इसमें बताएंगे कि इमरजेंसी हाउ टू इम्प्लीमेंट आयुर्वेदिक साइंस ऑन इमरजेंसी कंडीशंस। तो इमरजेंसी कंडीशन जितनी भी होती हैं उन सब पे आयुर्वेदिक जो साइंस को लेकर जो मिथ बना हुआ है एक फॉल्स कि आयुर्वेद में तो इमरजेंसी नहीं है, ये तो इमरजेंसी में काम नहीं आता है। बाकी दूसरी साइंस भी कहती है, आयुर्वेदिक वैद्य भी ऐसा मानते हैं कि इमरजेंसी तो हमारे पास नहीं है और कर भी नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे वैद्य उस वहां तक पहुंचे भी नहीं है, अभी रिसर्च भी उतना नहीं हुआ है अभी संहिताओं पे। तो मेरा मैम से आग्रह है कि मैम आपको बताएंगे कि इमरजेंसी मैनेजमेंट में आयुर्वेदा को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि हमारी साइंस को आगे बढ़ने के लिए मेन रुकावट यही है कि जब तक हम इमरजेंसी को एस्टेब्लिश नहीं करेंगे तब तक हमारी महत्व नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली पेशेंट को सेफ साइड चाहिए जी। तो सबसे पहले हमें इमरजेंसी पे ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि सरकार भी इसमें चिंता कर रहे हैं, पर मूलभूत कारण क्या है इस चीज को हम एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे, इसको जाने के लिए थोड़ा हमें जड़ से जाना पड़ेगा जी। तो जैसे मैं शुरू से मेरे मन में भी यही सवाल था कि स्टार्टिंग से ही पता नहीं कहाँ से वो विश्वास मेरे अंदर आ गया कि आयुर्वेद में भगवान का जब दिया हुआ ज्ञान है और अनुत्पादैव प्रजा जैसे बताई थी पहले वीडियो में कि मनुष्य सृष्टि से पहले भगवान आयुर्वेद की सृष्टि कर दिए हैं जी जी। तो उसका मतलब को पढ़ाया भी जाता है हाँ तो भगवान ने थोड़ी ना क्रॉनिक डिजीज के लिए किए होंगे, और आज का साइंस नहीं है, ये तो त्रेता युग में अवतरित हुआ था, ये तो उत्पत्ति से पहले वाली विद्या है, वेद का पाठ है। तो भगवान ने डेफिनेटली इमरजेंसी का भी इलाज रखा है। आज मॉडर्न साइंस 200 साल पहले की बात है, पर उससे पहले कैसे डील करते थे, तो यही मन में सवाल था और उसी हिसाब से मैंने ढूंढते हुए अपना पढ़ाई की पूरा बीएमएस। और ये सवाल मन में जब था मैंने टीचरों से भी पूछा करते थे। एक बार एक इंसिडेंट हुआ था, हमने स्ट्राइक किए थे कुछ डिमांड को लेकर, तो जैसे हंगर स्ट्राइक किए थे, तो उस टाइम में जब सलाइन देने की नौबत आ गई मतलब तो मैं सवाल की कि सर इसका हम आयुर्वेद में मैनेजमेंट नहीं कर सकते क्या, क्यों हम एलोपैथ में भेजेंगे? तो बताए थे नहीं हमारे पास तो सलाइन नहीं है, हम इस कंडीशन में कुछ नहीं कर सकते। तो मन में मेरा था कि इसका इलाज कहाँ है, मैं ढूंढ कर रखूंगी। तो जैसे वो एक सवाल था। और जब मैंने इंटर्नशिप में अपना मैंने यही की, पूरा साल भर मैंने इमरजेंसी वार्ड जाती थी, सारे चीजें इमरजेंसी सर्जरी ये सब जाकर देखते थे जो हमारे किताब में है, मतलब आज के टाइम में जो इमरजेंसी कंडीशन है वो किताब में है कि नहीं। और मुझे एक एक करके सब कुछ मिला, तो और मेरा विश्वास दृढ़ हो गया कि सब कुछ हमारे किताब में है। तब फिर मेरा सवाल आया कि अगर है तो उस चीज को हम क्यों पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो उसमें मुझे जो मिला कि लिटरेरी मैनिपुलेशन जो मुझे मिला हुआ है शास्त्र में, जिसके कारण हमारी समझ वहां तक नहीं पहुंच पाई है। और ये ज्यादा सोल्यूशन मिला मुझे सुश्रुत संहिता से जी। तो सुश्रुत संहिता हम जानते हैं, हमें पूरा पढ़ाया नहीं जाता, जैसे चरक संहिता को हम पढ़ते हैं पूरा, सुश्रुत संहिता सिर्फ शल्य शालाक्य वाले पढ़ते हैं और ज्यादातर पाठ उसका ऐसे ही छुपा हुआ है हमसे। तो इससे सुश्रुत से ही जैसे मिला, आप कह रहे हैं कि इमरजेंसी हम कुछ एग्जाम्पल लेकर इसे इसको डिस्कस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। हाँ जैसे हाँ तो उसमें आयुर्वेद में हम क्या कर सकते हैं, तो मन से सवाल आता है। तो मैंने फिर ढूंढा कि आयुर्वेद में हृदरोग के बारे में देखा, तो सुश्रुत संहिता में उसमें डिटेल, क्योंकि शुरू से मैं सुश्रुत संहिता के ऊपर विश्वास आ गया था कि इसमें सब कुछ है। तो ढूंढा तो उसमें वमन कर्म कहा है, मतलब हर 5 प्रकार की हृदय रोग में इवन बातिक हृदसूल जो कि एक्यूट कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर कह सकते हैं, सीवियर पेन होती है, तो उस कंडीशन में भी वमन कहा है। हालांकि इसमें स्नेहपान करके वमन करने के लिए कहा है जी। तो स्नेहपान से बात सामान होगा, उसके बाद कुछ स्पेसिफिक ड्रग से वमन है, फिर इस तरह पैथिक में सब में है जी। तो मैंने कहा अगर इतना अच्छा ट्रीटमेंट है पर कोई करता क्यों नहीं है इस चीज को जी। तो फिर मैंने थोड़ा लिटरेरी और डेप्थ में जाने की कोशिश की, तो चरक संहिता में सिद्धिस्तान में इसको कंट्राइंडिकेटेड कहा गया है, वमन कर्म कंट्राइंडिकेटेड हृदरोग में हृदसूल में, और भागवत संहिता में भी मना है जी। तो इस हिसाब से मन में फिर और डेप्थ में जाने की इंटरेस्ट हुई कि ये क्या है, ये क्यों कंट्रोवर्सी इस तरह आया है।
तो फिर मुझे डेप्थ में जाने के बाद बहुत सारी चीजें पता चल गई कि ये एक्चुअली वाकई गड़बड़ी हुई है, जिसके कारण हमारी समझ सुश्रुत संहिता में हम डेप्थ में नहीं गए, हमारे सिलेबस में भी डायरेक्ट नहीं है, तो जिसके कारण इसके अंदर हम घुस नहीं पाए हैं अभी। जी जी। तो हार्ट हो गया, इस तरह कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। आप ब्रेन सर्जरी, ब्रेन के बारे में मैंने सोचा, क्योंकि दिमाग में जब घुस गया है कि हर इमरजेंसी है आयुर्वेद में, तो ढूंढने की और क्यूरियोसिटी आई थी। तो ब्रेन सर्जरी मॉडर्न में करते हैं, तो हमारे आयुर्वेद में क्या कर सकते हैं। तो मोह मूर्छा संन्यास मेनली, अगर कुछ एक्यूट इस तरह कंडीशन देखे तो मोह मूर्छा संन्यास में आ जाती है। सेंसलेस पेशेंट पड़ा हुआ है, तो हमारी सलाइन नहीं है, तो क्या करेंगे उसमें। तो यही है कि आयुर्वेद में जो नस्यकम का है, नाक तो ओपन है ही ना, तो उसी में शिरोविरेचक द्रव्य अगर डालते हैं तो सेंस रिवाइव हो जाती है। तो उसमें भी फिर डेप्थ में मैंने देखा उस श्लोक को, जब सुश्रुत चिकित्सा स्थान 40 चैप्टर में जब नस्य का अनकॉन्शियस पेशेंट की बात कर रहे हैं। हाँ, अनकॉन्शियस, क्योंकि वही तो सबसे बड़ा इमरजेंसी वही है ना, पहले अनकॉन्शियस है, उसको पहले सेंस रिवाइव करें, फिर तो आगे इलाज करेंगे। तो उसमें देखा जो उसमें है सर्पदंश विसंगध्य, जो श्लोक का पाठ है, तो व्याख्या में उसमें है कि हिंदी व्याख्या में सर्पदंश जनित विसंज्ञा में इसको यूज करना है। तो फिर मैंने सोचा कि क्योंकि मोह मूर्छा संन्यास में भी नस्य करना एक इमरजेंसी मैनेजमेंट है, तो इसको स्प्लिट कर दे, तो कोई भी विसंज्ञा केसेस में भी हम इस ट्रीटमेंट को अप्लाई करके सेंस रिवाइव कर सकते हैं। जैसे मन में कुछ सवाल आता है तो भगवान भी साथ देते हैं समझने के लिए। तो एक इंसिडेंट ऐसे मुझे मिल गया, जैसे अपनी मुझे एक इंटरेस्ट रहता है कि जैसे हमारी गोपाला स्थापत्याध्यादित अन्य वनवासी ने ये कहा है ना कि ज्ञान उनसे प्रैक्टिकल प्रेरित ज्ञान उनसे लेना है। तो अपनी फर्स्ट मैंने उड़ीसा में कॉलेज में ज्वाइन की थी, तो वहाँ माली से मैंने सुना था ये बात करते करते कि एक सेंसलेस पेशेंट लेडीज गिरे हुए थे रोड साइड में, उनको कुछ नॉलेज था ड्रगेगन के वहाँ पढ़ाते हुए टीचर से सुन लिया था, तो उन्होंने वही अपराजिता के पत्ते का रस लेकर उनको नाक में निचोड़ दिया था, 2-4 बूंद सेंस रिवाइव हो गया था। तो कहीं ना कहीं ये चीजें प्रैक्टिकली मेरा और स्ट्रॉन्ग हो गया, देखो ये ट्रीटमेंट है आयुर्वेद में ऐसा। तो फिर वो एक, हालांकि आज मैंने नहीं की हूँ, पर पहले हमारी कोई रिसर्च करने से पहले हाइपोथेसिस दिमाग में चाहिए कि क्या करें, तो वो लिटरेचर से ही आता है। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह कंडीशन आता है तो हमें सेंस रिवाइव पहले करना है। उसके अलावा और भी चीजें हैं, अगर वो उन्होंने पत्ते से देखा है तो लिटरेचर कहता है कि हमारी रूट में ज्यादा और पोटेंसी है, और मैंने ये करके देखा है। मतलब इमीडिएट हेडेक के लिए, बहुत सीवियर हेडेक में मैंने डालकर देखी, बहुत तुरंत आराम होता है। तो उसका रूट का सोरस, अपराजिता का रूट का सोरस, बाकी भी और भी जितने बहुत सारे शिरोविरेचक द्रव्य है उसके लेकर हम इसको सेंस रिवाइव कर सकते हैं। फिर एज ए फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट, कब से अगर अननोन पेशेंट है, कब से सेंसलेस पड़ा हुआ है, डेफिनेटली ओज खेल होता है, तो उसको कुछ मीठा चीज खिलाए, फिर उसके बाद जैसे मुंह उसका खोलेगी, कुछ लिक्विड देकर बातचीत करे, फिर हिस्ट्री ले और हम ट्रीटमेंट चालू कर दे। तो इस तरह और भी कोई भी सवाल कर सकते हैं। अभी आप सर्जरी का तो ठीक है आपने बताया ये, तो अभी एनेस्थीसिया की अगर हम बात करेंगे तो एनेस्थीसिया जैसे मॉडर्न साइंस है, एनेस्थेटिक जो सर्जन होते हैं तो एनेस्थीसिया देते हैं। तो हमारे में अगर बात सर्जरी स्टार्ट करने की भी आए तो सबसे पहला जो ब्लॉकेज पॉइंट है वो तो एनेस्थीसिया हो गया कि हमारे में एनेस्थीसिया कैसे दे सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि एनेस्थीसिया हमारी जो रेफरेंस है आयुर्वेद में, उसमें कॉमन जो जहाँ सर्जरी, कोई भी सर्जरी चाहिए, वहाँ एक श्लोक दिया है, मद्यपं पायेत मद्यं तीक्ष्णं या वेदना असह, मतलब मद्य पिलाकर उनको सर्जरी करना है जो कि वेदना असह है, जो दोज हु कैन नॉट टॉलरेट द पेन ऑफ द सर्जरी। हाँ, और वो तीक्ष्ण मद्य कहा है वहां, और व्याख्या भी उसका हमारी जो किताब है उसमें हिंदी में कि जो मद्य थे उनको तीक्ष्ण मद्य पिलाकर करनी है सर्जरी। तो फिर सवाल है, अगर तीक्ष्ण मद्य उनको देंगे तो फिर जो मद्यप नहीं है उनको क्या ऐसे कैसे करेंगे। तो फिर दिमाग में आया, जैसे तंत्रयुक्ति शास्त्र में कहा है, तंत्रयुक्ति के बगैर सही अर्थ को हम नहीं निकाल सकते, तो यहाँ अर्थापत्ति तंत्रयुक्ति को अप्लाई कर देते हैं। जैसे कि ना नक्तंग दधिभुजितम, उसका ऑपोजिट मीनिंग होती है कि मतलब रात में नहीं खाना है तो दिन में खाना है। तो ऐसे ही अगर मद्यप, जो मद्यप है उनको तीक्ष्ण मद्यप देना है, और जो मद्यप नहीं है उनको मृदु मद्य देना है। तो दैट मीन्स लिटरेचर में कहीं कमी नहीं है। तो ये देकर हमें कर सकते हैं आराम से। पर ऐसे थोड़ा डेप्थ में देखें तो आयुर्वेद में सर्जरी की, मतलब एनेस्थीसिया की आवश्यकता बहुत कम है, क्योंकि हमारी ज्यादातर माइनर इन्वेसिव सर्जरी है। अब रक्तमक्षण को अभी किताब में लिख रही थी तो उसमें डिटेल में जाने के बाद पता चला, जैसे शिरावेद को हमारी हाफ ऑफ पूरा ट्रीटमेंट का आधा कहा गया है, और पूरे रक्तमक्षण को इंक्लूड कर दे मोर देन हाफ ट्रीटमेंट हमारी रक्तमक्षण ही है।
जी 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 तो उनमें तो किसी भी रक्त मच्छर में हमारी एनेस्थीसिया की आवश्यकता नहीं है, चाहे लीच लगाए, चाहे जी जी नहीं सिराबेट करे, जलो चाहे काला भूसरिंगी। कुछ जरूरत नहीं है। जी जी तो एनेस्थीसिया का रोल ही बहुत कम है आयुर्वेद में, और जहां आवश्यकता पड़ेगी वो मध्य का कहीं ना कहीं एडवांस फॉर्म में कुछ यूज करते होंगे उस टाइम में, जी क्योंकि ऐसे देखे तो 84 टाइप्स ऑफ आसब का वर्णन है, हमारी मध्य का इतना डिटेल में वर्णन है, 3 स्टेज देकर। एक जी जी स्टेज होती है जो लकड़ी जैसे जी गिरा जी रहता जी है जी जी पेशेंट, जी जी तो जी उस कंडीशन में लाकर सर्जरी करना है। जी तो जी ये सब चीजें रिसर्च की विषय है, पर पहले तो हमारे दिमाग में कंसेप्ट हो कि हमारे पास है, तभी तो हम आगे सोचेंगे, रिसर्च करेंगे। जी 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 तो ये चीजें हमारे पास सब कुछ है जी इमरजेंसी। जी। तो अभी आपने बताया कि सुश्रुत संहिता का जो आचार्य सुश्रुत ने सारा लिखा हुआ है, सुश्रुत संहिता इज वन ऑफ द कंप्लीट आयुर्वेदा साइंस। तो अपने आप में कंप्लीट संहिता भी है, और एक आपने बताया कि सुश्रुत तंत्र ये होना चाहिए, आपने अभी बीच में एक वर्ड इस्तेमाल किया। तो आप सभी वैद्यों को, जो वैद्य लोग हैं तो वो तो पढ़ते नहीं है, क्योंकि मैं भी बीएमएस किया हुआ है, तो मैं मुझे मुझे कभी पढ़ने को नहीं मिला। थोड़ा सा पार्ट था 10-15 पेज का, वो थोड़ा सा एक पार्ट शल्य तंत्र के अंदर मैंने थोड़ा पढ़ा था, और बाकी तो कभी सिलेबस में भी नहीं, और कहीं भी पढ़ने को किसी टीचर ने, किसी गुरुजन ने भी कभी नहीं कहा कि आपको पढ़ना चाहिए, इसमें कुछ मिलेगा या कंप्लीट साइंस है। तो क्यों ऐसा है कि इसको हटाया हुआ है इस संहिता को? इसके बारे में आप सभी वैद्यों को थोड़ा सा। बिल्कुल, ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट कहे आज के टाइम में। जी जी मेरे मन में भी यही था कि ये श्रुत संहिता एक संहिता है, क्यों कंप्लीट पढ़ाया नहीं जाता है। जी तो उसको ढूंढते ढूंढते जैसे मैंने थोड़ा सा, मुझे पता चल गया था कि मैनिपुलेशन हुई है, तो और डेप्थ में गई तो मुझे पता चला कि आप भागवत संहिता के लास्ट चैप्टर, उत्तर तंत्र के लास्ट चैप्टर में अगर देखेंगे, उसमें दिया है क्लियरली कि आप चरक संहिता पढ़ोगे तो सर्जरी के बारे में कुछ नहीं जान सकते। जान सकते हैं। वो सच्चाई है। पर सुश्रुत पढ़ोगे तो सर्जरी के अलावा बाकी जो नहीं जान सकते। ये सेंटेंस जो ये गलत हमारे है। डाइवर्ट कर दिया, गलत जी है। जी क्योंकि सुश्रुत संहिता अष्टांग से परिपूर्ण है, और जी ये अष्टांग आयुर्वेद। पूरे 8 अंग उसमें है। जी और ये भी कहे में सुनने को मिला कि ये उत्तर तंत्र तो नागार्जुन ने लिखा है, जो कि वो भी गलत है। ये सुश्रुत का लिखा हुआ है पूरा। जी तो जी आज के टाइम में अवेलेबल अष्टांग से परिपूर्ण जो संहिता कहते हैं, एकमात्र सुश्रुत संहिता है, जिसको हमारी सिलावट, ये विडंबना कहे समय की, जो भी बोले, जी ये हमारी सुश्रुत संहिता नहीं है सिलावट में, हम कंप्लीट नॉलेज इसके बारे में नहीं है, जी इसलिए हम सोचते हैं कि आयुर्वेद में इमरजेंसी नहीं है, जी हालांकि हर इमरजेंसी उसमें है। जी जी। तो आप सभी वैद्यों को क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? वैद्यों को कोई तो संदेश, यही मेरा आपसे मेरा अनुरोध है कि कोई एक संदेश आप वैद्यों, सभी वैद्यों के लिए, हम्म, सुश्रुत संहिता को लेकर, बाकी आयुर्वेद मिथ को लेकर, या इमरजेंसी वाले मिथ को, इसके एक संदेश आप प्लीज, आग्रह है आपसे। तो यही है, यही कहना चाहूंगी दर्शकों को, जब हमारी सिलेबस में आएगा, आएगा तो एक दिन, सच्चाई जब आ गई है सामने, तो आज नहीं तो कल ये सिलेबस में घुसेगा। और तब तक हम अपने को ना रोके, सुश्रुत संहिता शुरू से ही, फर्स्ट ईयर से ही आप पढ़ना चालू कर दीजिए। हालांकि ये थोड़ा अभी थोड़ा सा मुझे जब डेप्थ में जाने के बाद ये दिमाग में आया, जैसे चरक संहिता का हमारा प्रतिसंस्कार, अग्निवेश तंत्र का प्रतिसंस्कार करके चरक संहिता के रूप लिया है, पर सुश्रुत संहिता ये ओरिजिनल उसी सुश्रुत जो लिखा था वही है, तो ये सुश्रुत तंत्र कहा जा सकता है, जी जी लगता है। तो इसमें थोड़ा सा माइल्ड मुझे कुछ कुछ ऐसे मिला है जहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक भी हुआ है, तो जी छोटे जी छोटे चीज को सुधार करके और थोड़ा सा इसको संहिता फॉर्म में अगर लाया जाए तो और अच्छा होगा, समझने के लिए आसान जी हो जी सकता है। जी स्टिल मेरा भी कोई ज्यादा ज्ञान नहीं है, और जी ना ही संस्कृत का ज्ञान इतना है, जी पर थोड़ा प्रायोगिक पॉइंट ऑफ व्यू सोच कर मैं पढ़ने की, समझने की कोशिश करती हूँ। आराम से पता चल जाता है कहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, कहाँ गड़बड़ी हुआ है, समझ में आ जाता है। और बहुत अच्छे तरीके से, मतलब प्रैक्टिकली कहूँ तो बहुत सरल उपाय में भी है, जी ट्रीटमेंट वगैरह बहुत आसान तरीके से। और आज जी के टाइम में मोस्ट युगोपयोगी कहे, युगोपयोगी ये संहिता कह सकते हैं, क्योंकि और एक चीज हम ध्यान दें तो, जैसे जी। प्रयोजन चरक संहिता का क्या है, स्वस्थ स्वास्थ्य अच्छा रक्षण मातृश्य आतुरस्य विकार विकास प्रश्न समय। है। पर सुश्रुत का प्रयोजन जो है हम मिस करते हैं, इसको नहीं बोलते हैं। तो ये है वत्स सुश्रुत यह खल्वायुर्वेद प्रयोजन व्याधिपसृष्टानं व्याधि परिमुख्य स्वस्थस्य रक्षणं च। तो पहले व्याधि को ठीक करना है, जी क्योंकि जी आज के टाइम में ये ज्यादा उपयोगी इसलिए कि आज सारा हम बीमार ही बीमारी हैं। से ग्रस्त है। क्योंकि स्वस्थ का डेफिनेशन अगर देखें जी तो जी संतोष प्रसन्न समाधान आत्मा इंद्रिय मना, मना। आत्मा इंद्रिय मन किसी का हमारी प्रसन्न नहीं जी है, जी तो हम संतोष सब बीमार समाधि। हैं। तो जी पहले से अपने को स्वस्थ करें, फिर बाद में स्वस्थ अवस्था ठीक करने के बाद बीमारी, स्वस्थ अवस्था में कैसे मेंटेन करेंगे उसके बारे में देखेंगे जी जी स्वस्थ। तो इसीलिए मेरा सबसे अनुरोध, सुश्रुत संहिता को पढ़ना चालू कर दें, तभी जाकर हम असली आयुर्वेद की ताकत को समझ सकते हैं। तो जैसा कि मैम ने आपको बताया, तो आज के
इस वीडियो और पॉडकास्ट चैनल पे मैम का जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे तो बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका हम मैम से अभी और उत्तर लेंगे। मैम जो ज्ञान है अपना, हम ज्ञान का वर्धन करेंगे, आप लोगों तक पहुंचाएंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करके आगे आपको जल्दी इसका आगे वाला जो पार्ट है, जिससे बचे हुए जो आपके सभी बहुत सारे आयुर्वेद के ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर अधूरे हैं, तो हम मैम के साथ अपना भी ज्ञान का वर्धन करेंगे और आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्ते।